वंस अगेन आप लोगों का एक्सप्लोजिव स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द अर्थ के बारे में समझने जा रहे हैं। हमारा ग्रह अर्थ जहाँ पे हम लोग रहते हैं, अब इसके बारे में बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये हमारा प्लैनेट है। तो चलिए बिना बकवास किए हम अर्थ को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सारी टॉपिक्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिए पिछली वीडियो में। अर्थ के बारे में आप समझते हैं। द अर्थ का सबसे पहले जब जिक्र करा जाता है तो आपके दिमाग में आता होगा आहा ये वाला अर्थ, पिक्चर देख रहे हैं, ऐसा अर्थ आपके दिमाग में छपता है ना, गोल गाल अर्थ होता है, गोल मटोल। लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं है। अर्थ का शेप एंड साइज अगर आप देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंट है, हमारे सोच से परे है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अर्थ का जो शेप है किस तरीके से है। ये है हमारे अर्थ का ओरिजिनल शेप। पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से गौर से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखिए, स्फेयर किसको कहते हैं? स्फेयर आपने बहुत देखा होगा, जो बैट बॉल खेलते हैं वो बॉल होता है जो स्फेरिकल होता है, फुटबॉल स्फेरिकल होता है। रेड वाला जो कलर देख रहे हैं उसको इलिप्सॉइड बोलते हैं। इलिप्सॉइड कुछ इस तरीके का होता है शेप। स्फेयर जो होता है, आप ये ब्लू वाला कलर जो देख रहे हैं इसको स्फीयर कहते हैं। अर्थ को ध्यान से देखिए, इधर से पचका हुआ है, इधर से पचका हुआ है, इधर निकला हुआ है। ऐसे हमारे अर्थ पे बहुत सारे संरचनाएं हैं। जैसे कि हमारे अर्थ पे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, मरियाना ट्रेंच सबसे निचली खाई है। उसी के कारण हमारा अर्थ उबड़ खाबड़ है। एकदम एग्जैक्ट अगर स्फीयर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूर पर जब देखा जाता है, इसी अर्थ को दूर से देखा जाए, बहुत दूर से, तो ये स्फेरिकल दिखता है। हमारे अर्थ का अगर एक्चुअल शेप देखा जाए तो इस तरीके से, इधर से यहाँ पर इस तरीके से हमारा अर्थ का शेप है, जिसको जियोइड बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, हमारे अर्थ का जो एक्चुअल शेप है, तीनों आप कंसीडर कर सकते हैं। दूर से देखेंगे तो स्फेरिकल दिखेगा, थोड़ा सा पास जाएंगे तो एलिप्सॉइड देखेगा, एकदम पास हेल के घुस के देखेंगे इसको तो इस तरीके से दिखेगा, जियोइड टाइप का दिखेगा। सबसे पहला टॉपिक है शेप ऑफ द अर्थ कैसा है, अर्थ का शेप एंड साइज कैसा है। पाइथागोरस एक, आप जानते हैं मैथमेटिक्स में पाइथागोरस की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ते होंगे। तो पाइथागोरस जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर है एंड मैथमेटिशियन है, इन्हीं के नाम पर पाइथागोरस थ्योरम बना है। दुनिया में सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने कहा था कि अर्थ का जो शेप है एक ग्लोब के अनुसार है। ग्लोब आपने देखा है, इस तरह का दिखता है। अब देखिए, ये टॉपिक है द अर्थ इज नॉट फ्लैट। आप जो सोचते हैं क्या अर्थ फ्लैट होगा, तो क्या दिमाग लगाओ यार, अर्थ चपटा है। कभी आप जब अर्थ के बारे में सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अर्थ एकदम चपटा है? अब इस लाइन में ये समझेंगे आप क्या होगा जब अर्थ फ्लैट होगा। क्योंकि अर्थ फ्लैट नहीं है, लेकिन इमेजिन करो अगर अर्थ फ्लैट होता तो क्या होता। पिक्चर को आप देखिए, ये हमारा जो अर्थ है एकदम बोल सकते हैं थाली के समान है, मतलब चपटी है, ठीक है, गोल गाल नहीं है। इधर है हमारा मून बगल में, तो हम लोग अर्थ पे ध्यान देते हैं, इस मून को हटाते हैं। अर्थ को आप देखिए, अगर ये अर्थ डिस्क लाइक होता, डिस्क समझते हैं ना आप, एक मिनट, ये रहा डिस्क, बचपन में बहुत सीढ़ी हमने खेली है। तो अगर इस तरह का हमारा अर्थ होता तो क्या होता। तो ये देख रहे हो, ये हमारा सन है। अगर अर्थ डिसलाइक होता तो सन का जो किरण है, रेज है, डायरेक्टली सब जगह पहुंचता, एक भी जगह कोना नहीं छूटता, सब जगह सनलाइट एक ही बार में पहुंच जाता, एक ही बार में, एक ही समय में, जरा सा भी सेकेंड का फर्क नहीं लगता। अगर अर्थ फ्लैट होता तो ये देखा जाता, बट अर्थ तो फ्लैट नहीं है। और आप ये भी जानते होंगे बहुत बढ़िया से, अगर इंडिया में दिन होता है तो अमेरिका में रात होता है। क्यों होता है आप समझिए। देखिए, इसी को अर्थ मान के चलिए, जो यहाँ पर दिख रहा है एक तरह का मून है, लेकिन आप इसको अर्थ मान लीजिए क्योंकि हमारा अर्थ भी कुछ इस तरीके का है। तो इसको अर्थ मान लीजिए कुछ समय के लिए। अब देखिए, सन का लाइट आ रहा है इधर से, तो सन का लाइट बस इतना ही दूर ही पहुँच रहा है, लेकिन इसके पीछे नहीं जा पा रहा है। इधर डार्क साइड है, काला साइड है, काला छाया, ठीक है। तो स्फेरिकल बॉडी में यही देखा जाता है। अर्थ हमारा स्फेरिकल है, इसीलिए अगर इधर इंडिया है तो अपोजिट डायरेक्शन में अमेरिका है, तो इंडिया में देखिए दिन हो गया, सनलाइट इधर से मारा डायरेक्ट दिन हो गया, और इधर सनलाइट नहीं मारा तो इधर रात हो गया।
यही होता है स्फेरिकल बॉडी में। तो सबसे पहला पॉइंट अब बोलेंगे कि अगर अर्थ फ्लैट होता तो एक ही बार में सनलाइट पहुंचता पूरे अर्थ पे, जो कि हम लोग परिचित हैं ऐसा नहीं होता है। तो ये थ्योरी पूरी तरह से गलत है, ठीक है। जब आप नाव देखते हैं, नाव चलते देखते हैं कहीं पे भी बड़े बड़े समुद्र में भी, तो क्या देखते हैं? सबसे पहले उसका मुंडी दिखता है, तब पीछे वाला दिखता है, धीरे धीरे नाव आपको दिखना शुरू होता है, ठीक है। लेकिन अगर अर्थ फ्लैट होता तो आपको जो पूरा का पूरा शिप है एक ही बार में दिख जाता। ये कोई आदमी है और इस शिप को ऐसे देख रहा है, ठीक है। तो जब नज़दीक आया तो ये शिप का ये दिख रहा है इसको, लेकिन जैसे ही दूर जाते जाता है, यहाँ पर ये लाइन को फोकस करिएगा, ये गायब होते जाता है। आपको जैसे ही कोई जहाज, पानी वाला जहाज बहुत दूर चला जाएगा, आपको दिखना बंद हो जाता है। दिखना बंद क्यों होता है? क्योंकि आपका देखने का जो नज़रिया सीधा है, सीधा आप देख रहे हैं। लेकिन हमारा अर्थ स्फेरिकल है, तो धीरे धीरे ये जो आपका जहाज है पहले यहाँ गया, फिर आपको इसका मुंडी गायब हुआ, फिर इधर तरीके से गया, पूरा गायब हो गया। अब आप देख किधर रहे? आप इधर देख रहे हैं, और क्योंकि हमारा अर्थ स्फेरिकल है तो हमारा जहाज इधर से ऐसे जा रहा है, तो इसीलिए दिखना बंद हो जाता है आपको शिप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। मास्ट ऑफ द शिप्स आर लास्ट टू डिसअपियर द बिलो होराइजन। शिप का मास्ट होता है वो सबसे बाद में दिखना, मतलब दिखते रहता है, सबसे लास्ट में ये खत्म होता है। एंड काउज अर्थ बाई कर्वेचर, ये अर्थ के कर्व होने के कारण, ये ऐसे वाला जो है अर्थ देखिए, ये ऐसे जो बना हुआ है, ये किसको, इसको कर्व बोलते हैं, इसी के कारण ऐसा हो रहा है। आप देख सकते हैं ये क्या है, एक कोई शिप है, लेकिन पूरा शिप दिख रहा है आपको, दूर से देखेंगे तो नहीं दिखेगा, जैसे जैसे नज़दीक आएगा तब दिखना शुरू होगा। यहाँ पर वही डायग्राम बनाया गया है। अब जब यहाँ पर कोई आदमी है, छोटुआ है, देख रहा है, तो ये क्यों इनके नज़दीक आ गया शिप, तभी ये पूरा शिप को देख पा रहा है, ओके। जैसे ही ये दूर जाता है तो इसका देखने का नज़रिया बदल जाता है और धीरे धीरे चीज़ें गायब होने लगती है, और बस इतना पार्ट ही वो देख रहा है, ऊपर का बात, ये सभी इसको फिर नहीं दिखने लगता है। शिप ग्रेजुअली डिसअपियर बिलो द होराइजन, जैसे जैसे होराइजन के बिलो जाते जाएगा, हम लोग का जो शिप है वो डिसअपियर होते जाएगा। द अर्थ क्या स्फेरिकल है? स्फेरिकल की तरह पिक्चर आपको सभी जगह गूगल पे, आपके ग्लोब को भी देखेंगे तो स्फेयर बना हुआ रहता है, वो ठीक है, समहाउ स्फेरिकल है, लेकिन पूरी तरीके से हमारा अर्थ स्फेरिकल नहीं है। तो स्फेरिकल अर्थ को स्फेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब अर्थ का शैडो जब बनता है, परछाई बनेगा, तो पूरा एकदम स्फेरिकल दिखने में लगता है। सर्कुलर शैडो उसी का बनता है जो एक स्फेयर बॉडी होता है। फिर से मैं बोलता हूँ, ध्यान कंफ्यूज नहीं होना है। एक स्फेरिकल बॉडी मैंने लिया, ये कोई गेंदा है, अब इसका शैडो देखेंगे तो एकदम स्फेरिकल सर्कुलर बनेगा। ये अर्थ है, अर्थ का भी एकदम सेम इसी तरह का शैडो बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं अर्थ जो है स्फेयर की तरह है समहाउ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ का जो एग्जैक्ट शेप क्या है, तो आप लोग एलिप्सॉइड बोलेंगे। देन आपको भी पता है अर्थ के, आपने देखा होगा तो नॉर्थ पोल सबसे ऊपर वाला भाग बीचों बीच, एंड सबसे नीचे वाला भाग बीचों बीच साउथ पोल होता है, ठीक है। तो वही वाला पॉइंट देखिए, एट द नॉर्थ पोल ए पोल स्टार कैन ऑलवेज बी ऑब्जर्व्ड एट 90 डिग्री इन द स्काई एंड सिंस द स्टार लाइज इन द लाइन विद द एक्सिस ऑफ द अर्थ। पोल स्टार की खास बात है, ये जो है ना हमारे एक्सिस के मुंडी पे प्रेजेंट होता है, और ये लाई करता है ऑन द एक्सिस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये एकदम नॉर्थ पोल के बीचों बीच ये पोल स्टार पाया जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, नॉर्थ पोल में जो पोल स्टार है कहाँ पे पाया जाता है? इसका नाम से ही आप लोग समझ भी पा रहे होंगे, इनके नाम में पोल लगा है, तो नॉर्थ पोल पे ये पाया जाएगा 90 डिग्री पे आसमान में, स्काई में। देन अगला पॉइंट, एज ऑन ट्रेवल साउथवर्ड द एंगल ऑफ पोल स्टार डिक्रीजेज। जैसे ही हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो जो एंगल है पोल स्टार का वो डिक्रीज होता है, उसका एंगल कमते चल जाता है। अब देखिए, आपको भी पता होगा अर्थ को बांटा गया है बहुत सारे कैटेगरी में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक रीजन, एंटार्क्टिक रीजन, इस तरीके से अर्थ को बांटा गया है। पिक्चर देखिए, ठीक है। इस तरीके से आपको बचपन में बहुत पढ़ाया गया भी होगा ज्योग्राफी में, क्लास 8, 9, 10 में। आज जब बीचों बीच अगर आप अर्थ को फाड़ेंगे तो वो बीच वाला लाइन को इक्वेटर कहते हैं, और ये इक्वेटर प्रूव करता है हमारा अर्थ समहाउ कैसा है, हमारा अर्थ का जो पाथ है वो आर्क की तरह है, सर्कल का जो आर्क होता है उसकी तरह है।
इट सिम्स लॉजिकल टू कंक्लूड दैट अर्थ इज नो एक्सेप्शंस। और भी जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं हमारे सोलर सिस्टम में, अर्थ के अलावे मून है हमारे पास, बहुत सारे प्लैनेट्स है, मार्स हो गया, सभी को सभी पिक्चर में देखेंगे तो स्फेरिकल ही बनाया जाता है। ठीक है, तो देखने में लगता है इसीलिए उसको वैसा बनाया जाता है। जब हम अर्थ का फोटोग्राफ दूर से लेते हैं तो अर्थ का जो पिक्चर दिखता है ना वो गोल गाल दिखता है, गोल मटोल दिखता है, इसीलिए अर्थ को स्फेयर कहा जाता है। तो ये सभी के सभी बातें क्या प्रूव कर रही है, अर्थ स्फेरिकल है। लेकिन आप एक बात पे अड़े रहना, अर्थ का शेप इलिप्सॉइड है। जब आप अर्थ को नजदीक जाकर देखेंगे तब समझ में आएगा। अब अर्थ इज ओवलेट शेफ्रॉइड। देखिए, refined measurement of earth have proved that the true form of the earth resembles as a sphere that has been compressed at the poles and made up of blurs at the equator। आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है क्या है, स्फेरिकल है। लेकिन ये जो फालतू पार्ट है, ब्लज है, इसी के लिए हमारा अर्थ को स्फेरिकल नहीं कहा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ब्लज है, 21 किलोमीटर के आसपास ऐसे ब्लज है। मतलब बोल सकते हैं ना, आप कोई गेंदा को लेते होंगे, दोनों हाथ के बीच में रख के ऐसे चापते होंगे तो ब्लज बन जाता होगा। और स्फेरिकल थोड़ा सा दबने लगता है, कंप्रेस हो जाता है और ब्लज बन जाता है। ये है हमारे एक्चुअल अर्थ का फोटो। ठीक है, इतना और इतना, इधर दोनों साइड में ब्लज प्रेजेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताओ दोनों नॉर्थ पोल जो सबसे ऊपर में होता है, साउथ पोल सबसे नीचे में होता है, उनके बीच की कितनी दूरी होती है, तो आप लोग बताइएगा 12,714 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में कितनी दूरी होती है अर्थ की, तो आप बोलिएगा 12,756 किलोमीटर। लगभग दोनों का सेम ही होता है। यहाँ पर 714 है, 12,714 है, 12,756 है। याद रखना है आप लोगों को। आप अर्थ के शेप को परफेक्टली स्फेयर नहीं कर सकते, समहाउ है लेकिन परफेक्टली स्फेयर नहीं है। कुछ कारणें जान लेते हैं कि हमारे अर्थ को स्फेरिकल क्यों नहीं मानते हैं, जियोड या एलिप्सॉइड क्यों मानते हैं। बस इसलिए मानते हैं, अगर अर्थ स्फेरिकल अर्थ होता तो उसका ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण सभी जगह सिमिलर होता, सेम होना चाहिए, तभी आप उसको अर्थ को स्फेरिकल मान सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी जगह जो ग्रेविटी है इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो स्फेरिकल मानना गलत होगा। बोलेंगे अर्थ का शेप इतना सारा है, उसमें से कोई एक बताइए जो सही है। आप कभी बोल रहे हैं स्फेयर है, कभी बोल रहे हैं एलिप्सॉइड है, कभी बोल रहे हैं जियोड है, कभी बोल रहे हैं सेफरॉइड है। तो देखो भाई, क्वेश्चन सभी पे बनने हैं, स्फेरिकल पे भी बनने हैं, जियोड पे भी बनने हैं, एलिप्सॉइड पे भी बनने हैं। अब वो मैटर करता है वो आप कितनी दूरी से देख रहे हैं। अर्थ को अगर आप धरती पर से टेलीस्कोप लगा के देख रहे हैं तो आपको तो वो स्फेयर ही दिखना है, क्योंकि बहुत डिस्टेंस से दिख रहा है। लेकिन अर्थ के एकदम सामने जाके देखेंगे घुस के, आपको क्या दिखेगा, वो जियोड दिखेगा। लेकिन थोड़ा सा दूर से देखेंगे एलिप्सॉइड दिखेगा। वही वाली बात है। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है, जो ग्रीक के मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उनके अनुसार अर्थ का शेप कैसा था, तो उन्होंने बताया था अर्थ का शेप स्फेरिकल यानी ग्लोब टाइप का था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। इरास्थनीज भी थे, इनका भी यही कहना था कि अर्थ स्फेरिकल है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले दूसरे वीडियो में पढ़ाया था, पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर में, वहाँ पे जाके चेक करिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है। इरास्थनीज ने अर्थ का सरकमफरेंस नापा था, अर्थ को स्फेरिकल बताया था, एंड अर्थ को राउंड बताया था, गोला टाइप। ये तो हो गया बात हमारे अर्थ का शेप कैसा है। अर्थ पे लाइफ, अर्थ पे जीवन हम लोग जी रहे हैं, लिविंग बीइंग एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अर्थ पे सभी कुछ है। लेकिन बाकी सभी ग्रहों पे अर्थ जैसा वातावरण क्यों नहीं है, बाकी सभी ग्रहों पे इंसान क्यों नहीं रह सकते हैं, उसको समझने की कोशिश अब करेंगे हम लोग। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स आपको पता चलेंगे यहाँ पे। अर्थ के पास सभी जितने भी प्रकार की एलिमेंट्स चाहिए एक ह्यूमन बीइंग को, लिविंग बीइंग्स को, जितने भी हमारे जीवित पशु पक्षी एंड जितने भी लोग हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके जीने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए वो सभी के सभी अर्थ पे मौजूद है, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है।
जैसे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे अर्थ पे मौजूद है, लाइक कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ये सभी सबके लिए ज़रूरी है। नाइट्रोजन भी हम लोग के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन तो सांस ही लेते हैं तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, हाइड्रोजन भी ज़रूरी है, ठीक है, कार्बन तो ज़रूरी है ही, पूरा केमिस्ट्री कार्बन पे ही बना हुआ है। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। तो ये पहला रीज़न है कि अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। बाकी ग्रह में ऐसा नहीं है, बाकी ग्रह में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी नहीं प्रेजेंट है। इसी के कारण बाकी सभी जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, मार्स, वो सब तो उसमें कुछ है नहीं, तो इसी के कारण वहाँ पे आदमी नहीं रहते हैं, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं है। जाएंगे तो 2-3 सेकेंड में मर जाएंगे वहाँ पे। इस पॉइंट में बस इतना कहा गया है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टाइप का मीडियम है, ठीक है, जो कि हमारे अर्थ हमको सपोर्ट करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है। ना अर्थ ज़्यादा गर्म है, ना अर्थ ज़्यादा ठंडा है। अर्थ का जो टेम्परेचर है मीडियम है, और हम लोग के वातावरण जो है हमारे जीवन के लिए अनुकूल है। वही वाली बात की गई है जिससे लाइफ सस्टेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। द अर्थ हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर, हमारे अर्थ पे पानी ही पानी है। ऑलमोस्ट 70% अर्थ पे पानी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अर्थ पे पानी की कोई कमी नहीं है। अर्थ पे इतना ज़्यादा पानी है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, वाटरी प्लैनेट कहा जाता है। पिछले वीडियो में बताया था ना, पिछली वीडियो देखना, ये सारी डिस्कस कर दी है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थ पे बहुत ज़्यादा पानी है। अर्थ पे लैंड बहुत कम है भाई। अगर पैसिफिक ओशियन में सभी कॉन्टिनेंट, जितने भी 7 कॉन्टिनेंट आपके हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया एंड जितने भी और बच गए, अंटार्कटिका, सबको अगर हम मिला लेंगे, सातों को एक मुट्ठी में बंद करके पैसिफिक ओशियन में डाल देंगे ना, सब डूब जाएगा पैसिफिक ओशियन में ही। इतना बड़ा पैसिफिक प्रशांत महासागर है। सोच सकते हो कितना बड़ा पानी, मतलब सागर है। प्रशांत महासागर सभी को डुबा लेगा अकेले। ये तो प्रशांत महासागर की बात हो गई। अब देखते हैं बच जाता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये सब तो बच ही गया, ये सब तो और भी है। तो अकेले प्रशांत महासागर में सब आ सकता है, पूरा का पूरा हमारा कॉन्टिनेंट। अब बाकी जो बच गया तो एक्स्ट्रा है, बोनस है, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, बाकी सभी चीज़ें, ओके। तो हमारे अर्थ पे पानी की कोई कमी नहीं है, और पानी भी जीने के लिए ज़रूरी है, इसीलिए अर्थ पे लोग रह सकते हैं, जीवन मौजूद है, ठीक है। वही वाली बात लिखी गई है। हमारे अर्थ पे एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग भी पाई जाती है, ओजोन लेयर, लेकिन बाकी सभी ग्रहों में ओजोन लेयर नहीं पाया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, ओजोन लेयर हम लोगों की सुरक्षा करता है। कैसे? ओजोन लेयर जो है, सन का जो लाइट होता है, सन के लाइट में यूवी रेज आता है, ठीक है। उस यूवी रेज, सन का लाइट आपको भी पता है, अर्थ पे डायरेक्टली पड़ता है। तो अर्थ पे डायरेक्टली पड़ेगा तो वो जो अर्थ पे जो यूवी रेज आ रहा है डायरेक्टली, अर्थ के ऊपर हम लोग का एक लेयर पाया जाता है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। वो भी यूवी रेज को, जो कि बहुत खतरनाक होता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, बोलता है बाय बाय बाय, जहाँ से आया वहाँ पहली फुर्सत में निकलो। बाकी सभी ग्रह, बाकी सभी प्लैनेट्स में ऐसा ओजोन लेयर नहीं प्रेजेंट है। इसी के कारण वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि सन का जो रेज होता है उसमें यूवी रेज होता है, बहुत खतरनाक होता है। उससे स्किन कैंसर, बहुत तरह की बीमारियाँ हो जाती है। वही वाली बात की गई है, प्रोटेक्टिव लेयर, ब्लैंकेट पाया जाता है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं। यूवी रेज का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रेज। अब आगे देखते हैं। द अर्थ हैज़ इनफ ऑक्सीजन, मैंने पहले बताया ऑक्सीजन हमारे धरती पे है जो कि सर्वाइवल करता है लिविंग बींग के लिए। बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी मतलब विविधता, बहुत तरह के जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। चींटी से लेकर के गधा, भैंस, बकरी, इंसान, बड़े बड़े मछली, बहुत बड़े बड़े पक्षी, ऑस्ट्रिच हो जाएगा, कौवा हो जाएगा, मैना हो जाएगा, जिस बहुत तरह की विविधता है, बहुत तरह की स्पीसीज पाई जाती है हमारे अर्थ पे। सांप, मेंढक, कछुआ, इस तरह का ढेर सारा। तो बायोडाइवर्सिटी जो है काफ़ी ज़्यादा हम लोग का है। तो बायोडाइवर्सिटी चेंजेस इंक्रीज टुवर्ड द इक्वेटर। बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ। इट इज अ मेजर टू वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट इकोसिस्टम। इट इज द रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स।
अब इस लाइन में बस इतना कहा गया है, देखिए बायोडाइवर्सिटी जो होता है विविधता है, इनका हिंदी में विविधता कहते हैं। तो बहुत तरह की लाइफ हमारे धरती पर प्रेजेंट है और उसी को हम लोग इकोसिस्टम में पढ़ते हैं आगे चल करके, इकोलॉजी में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की खास बात होती है, जैसे जैसे इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे कमती जाती है। बायोडाइवर्सिटी चेंजेस इंक्रीज टुवार्ड इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर के रीजन में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि इक्वेटर पे वर्षा पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। लेकिन ये जो अंटार्कटिका में जानते हैं बर्फ़ जमा हुआ रहता है, तो ये सबसे निचला वाला पार्ट होता है, ठीक है, साउथ पोल के अराउंड होता है, तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे वैरायटी बहुत कम पाई जाएगी, बायोडाइवर्सिटी बहुत कम पाई जाएगी। वही वाली बात है, इक्वेटर के नज़दीक रहेगा बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगा। इक्वेटर से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे अंटार्कटिका की तरफ या फिर नीचे आर्कटिक की तरफ, तो उस तरीके से बायोडाइवर्सिटी कम जाएगी। ये वाली बात हुई। अब देखते हैं कुछ डाटा दिया गया है, स्टैटिकल डाटाज है, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। द अर्थ इज़ द थर्ड प्लानट ऑफ द सन। अर्थ सन से तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम का, एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम। अगर साइज की बात करी जाए तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल आपको भी पता है 8 प्लानट है, तो 8वें प्लानट में सबसे बड़ा प्लानट जुपिटर है। लेकिन हमारा अर्थ कौन से नंबर पे आता है अगर साइज की बात की जाए तो हमारा जो अर्थ है पूरे प्लानट्स के जितनी भी प्लानट्स कंपेयर किया जाए तो 5वें नंबर पे आता है, फिफ्थ बिगेस्ट प्लानट ऑफ अर्थ, 5वां सबसे बड़ा प्लानट है हमारे अर्थ का। अर्थ कितना ज़्यादा पुराना है तो 4550 मिलियन ईयर पुराना है हमारा अर्थ। मास अगर अर्थ का वजन पूछा जाए तो आप बोलेगा 5.9726 इंटू 10⁻24 kg अर्थ का वजन है, ठीक है। वॉल्यूम अगर इनका पूछा जाए तो 108.321 इंटू 10⁻3 किलोमीटर क्यूब वॉल्यूम है। मेन डेंसिटी, टोटल सरफेस एरिया, टोटल लैंड एरिया मतलब जो कॉन्टिनेंट से जितने भी हैं, लैंड मतलब क्या होता है जमीन, तो टोटल लैंड एरिया कितना है 14,84,29,000 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये वाला दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टोटल लैंड एरिया, टोटल ओशियन एरिया, टोटल वाटर एरिया, ठीक है। देखिए अब आपसे पूछा जाएगा हमारे अर्थ पे कितनी ज़्यादा लैंड प्रेजेंट है, परसेंटेज में पूछा जाता है। तो परसेंटेज में एग्जाम में आता है तो आप बोलिएगा 29.1% पूरे अर्थ पे लैंड है, यानी कॉन्टिनेंट है जहाँ पे लोग चलते फिरते हैं, बुलते हैं, वही वाला लैंड। द ओशियन एरिया इज द 70.9%, लगभग 71% के आसपास हमारे वर्ल्ड में क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है पूरे अर्थ पे। तो ये कुछ डाटा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेटर के रीजन पे मतलब अर्थ के बीचों बीच जहाँ पे फाड़ते हैं, बीचों बीच वाला जो लाइन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डायमीटर होगा, कितना होगा तो अब देखिए 12,756 किलोमीटर अर्थ का डायमीटर है इक्वेटोरियल रीजन पे। कितना 12,756 किलोमीटर। अब इक्वेटोरियल रेडियस कितना है, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, आपको पता होगा मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। तो इक्वेटोरियल रेडियस जो होगा इसका आदम ठीक आधा कर लीजिए, 12,756 का आधा होता है 6,378 किलोमीटर, ठीक है। तो डायमीटर का ही आधा है। बताओ दोनों नॉर्थ पोल जो सबसे ऊपर में होता है, साउथ पोल सबसे नीचे में होता है, उनके बीच की कितनी दूरी होती है तो आप लोग बताइएगा 12,714 किलोमीटर। पोल रीजन में अर्थ का डायमीटर है 12,713 किलोमीटर लीजिएगा। डायमीटर के बाद पोलर रेडियस है तो इसका आधा कर लीजिएगा 12,000 का, 6,356 किलोमीटर जो है पोलर रेडियस है। अब देखते हैं इक्वेटोरियल सरकमफरेंस। अब सरकमफरेंस की बात की जाती है। सरकमफरेंस आपको निकालना सिखाया गया होगा, स्फीयर का सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इक्वेटोरियल सरकमफरेंस जो होता है 40,077 किलोमीटर होता है। कितना इक्वेटोरियल अर्थ का इक्वेटोरियल सरकमफरेंस 40,077 किलोमीटर होता है। ध्यान में देना, एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट। पोलर सरकमफरेंस, पोलर रीजन में नॉर्थ पोल साउथ पोल के रीजन में सरकमफरेंस कितना होता है तो 40,009 किलोमीटर होता है। तो अराउंड दोनों में सेम ही रहेगा, इक्वेटोरियल बोलो या पोलर बोलो। देखो यहाँ पर भी 12,000 था, यहाँ पर भी 12,000 था। सरकमफरेंस की जब बात आई इक्वेटोरियल में भी 40,000, पोलर में भी 40,000, थोड़ा बहुत का अंतर होता है।
अब देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट अर्थ। अर्थ के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि पता होना चाहिए, जैसे कि हाईएस्ट लैंड पॉइंट माउंट एवरेस्ट हमारे अर्थ का सबसे ऊंचा पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, माउंट एवरेस्ट। ओके, और आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट हमारा हिमालयन रेंज का सबसे ऊंचा चोटी है, और समुद्र के ऊपर सबसे ऊंचा चोटी भी हमारा यही है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है ये भी आपको पता होगा। हिमालय जो नेपाल वाला हिमालय है वहाँ पे पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट प्रेजेंट है। माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड और भी फैक्ट्स हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे पहली बार कौन चढ़ा था, माउंट एवरेस्ट पे 2 बार कौन चढ़ा था, ये सभी चीज़ें स्टैटिक जीके में मैं आपको पढ़ाऊंगा। लोवेस्ट लैंड पॉइंट ऑन द अर्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं डेड सी। डेड सी जो है आप देखेंगे, इजराइल आपने देखा है मैप में, इजराइल को देखिए, इजराइल जॉर्डन के बीच में एक सी पाई जाती है कि दुनिया की सबसे गहरी खाई है भाई, डेड सी जिसको बोला जाता है। नाम ही खतरनाक है, डेड सी। तो लोवेस्ट लैंड पॉइंट है। लैंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जमीन पे सबसे गढ़ा क्या है। हम लोग अभी पानी में नहीं घुसे हैं, पानी में घुसेंगे तो बोलेंगे सबसे गढ़ा वाला पॉइंट है, गहरा सबसे गहरा पॉइंट पानी में मरियाना ट्रेंच है। लेकिन अभी हम जमीन के ऊपर की बातें कर रहे हैं, पानी के अंदर नहीं घुस रहे हैं। ठीक है, तो लैंड पॉइंट, सबसे गहरा लैंड पॉइंट क्या है, लोवेस्ट लैंड पॉइंट तो डेड सी है, जिसका जॉर्डन एंड इजराइल के बीच में है, और लगभग 400 मीटर डाउन है, नीचे है। 400 मीटर को अगर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 1300 फीट हो जाएगा। ओके, आप देखते हैं ग्रेटेस्ट ओशियन डेप्थ, द मरियाना ट्रेंच। अभी हम लोग पानी में घुस गए हैं। पानी में सबसे नीचे सबसे बड़ी खाई, दुनिया की सबसे बड़ी खाई कहाँ है, जहाँ पे आप जाएंगे ना तो ढेला के समान हो जाएंगे, इतनी चुट्टी को लगेंगे, घुस जाएंगे तो उसमें बचेंगे नहीं। तो मरियाना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, प्रशांत महासागर में, और इसका लोकेशन जो है जापान के नीचे, जापान कॉन्टिनेंट के नीचे ये मरियाना खाई, मरियाना ट्रेंच पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो है 150 मिलियन किलोमीटर है, एफ्लियोन कहलाते हैं। अर्थ का सन से जो मैक्सिमम दूरी है, जिसको क्या कहते हैं, एफ्लियोन कहते हैं। ये है आपका सन, क्या है, ये है आपका सन, और इधर मैं बना देता हूँ, ये है आपका अर्थ। इसके बीच ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। मैक्सिमम डिस्टेंस को एफिलियन कहते हैं। डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच, 152 मिलियन किलोमीटर होगा। ठीक है, 152 मिलियन किलोमीटर इनके बीच दूरी होगा। लेकिन अगेन सेकेंड में मैं बनाता हूँ आप लोग के लिए, ये है सन, और ये है आपका कौन सा, अर्थ। अब इनके अर्थ ज़्यादा दूर हो गया नज़दीक में। अब इन दोनों के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है, नज़दीक वाला डिस्टेंस है, सबसे नज़दीक जो आता है जिसको बोलते हैं पेरिलियन, और डिस्टेंस होता है 147 मिलियन किलोमीटर। तो ऐसा याद रख सकते हैं, सन और अर्थ की सबसे अधिकतम दूरी, सबसे मैक्सिमम दूरी जो होती है 152 मिलियन किलोमीटर होती है अप्रॉक्सीमेट। इसको हम लोग एफ्लियोन बोलते हैं, और पेरिलियन बोलते हैं जब अर्थ और सन की दूरी जो होती है काफ़ी कम हो जाती है, मतलब मिनिमम में पहुंच जाती है, उसको बोलते हैं पेरिलियन। और डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो बोलेगा 147 मिलियन किलोमीटर, दोनों के बीच में फासला रहता है। द मेन डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, याद रखिएगा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है, तो 14,95,58,262 किलोमीटर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। 29% अर्थ पे लैंड मौजूद है, 71% के आसपास अर्थ पे क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है। ओशियन से घिरा हुआ है हमारा अर्थ। एंड अगला पॉइंट जो है, द टोटल वाटर एरिया ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग द ओशियन, लेक्स, रिवर्स, आइस शीट्स एंड वाटर्स एंड एटमॉस्फेयर। अब आप ये जो लाइन दिया गया है ध्यान से देखिए, यहाँ पर बस इतना कहना चाह रहा है, वाटर बॉडीज़, वाटर एरियाज़ के बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे कि नदियाँ हो गई, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशियंस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो ये इनके प्रकार हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर का हुआ है, तो इनका आने वाले समय में हम लोग पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर बस समझिए जो एटमॉस्फेयर पानी में प्रेजेंट होता है उसे को हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। ओके, आने वाली वीडियोस में समझेंगे कॉन्टिनेंट, एक एक कॉन्टिनेंट को मैप से हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला कॉन्टिनेंट हम लोग समझेंगे एशिया, हमारा एशिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इंडिया एशिया का ही पार्ट है, तो एशिया को पढ़ेंगे। फिर अगले दिन दूसरे कॉन्टिनेंट, ऐसे कर करके सभी कॉन्टिनेंट सभी को एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, आपको चीज़ें याद करवाएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।